हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ का एक और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं मैं आपके सामने, जिसका नाम है, जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा राज्यों के मध्य मतलब बीच विवादों का निर्णय करने समय लागू किए जाते हैं। तो वो सोर्स कौन कौन से हैं? चलिए सभी अपने अपने नोटबुक पेन निकाल लीजिए। ठीक है, ज़्यादा समय है नहीं तो समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन का आंसर। लेट्स स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत शब्द का अर्थ है उन तत्वों से है जिनसे मिलकर किसी वस्तु का जन्म होता है। मतलब कि वो तत्व जिनका मिश्रण कर एक कोई वस्तु बनाई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत वे तत्व हैं जिनके कारण उसका जन्म और विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टार्क के अनुसार, अब विधिवेत्ताओं की हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से हमारा मतलब उस वास्तविक सामग्री से है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विवादों के नियम बनाने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विवादों के नियम बनाने के लिए प्रयोग करता है। विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, एडवर्ड कॉलिंस कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों से हमारा मतलब उन तरीकों और प्रक्रिया से है, मतलब तरीकों और प्रक्रिया से है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है। मतलब कि वो सोर्स, वो प्रक्रियाएं, ठीक है, जिनको एकत्रित करके जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसका जन्म हुआ है वो। अब है अंतर्राष्ट्रीय विधि के निम्नलिखित सोर्स हैं। ठीक है, ये तो परिभाषाएं थी। अब देखते हैं सोर्स क्या क्या है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल हम। चलिए, नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। तीसरा है सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति विधि के सामान्य सिद्धांत। एवं अगला है न्यायिक निर्णय। तो सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत निम्नलिखित हैं। ये विधि के निम्नलिखित स्रोत थे। अब वो जो स्रोत हैं, ठीक है, उनके सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अकॉर्डिंग ये हैं। ठीक है, सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के ये हैं। नंबर 1 संधियां एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज, न्यायिक निर्णय, न्यायविदों के ग्रंथ, अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति विधि के सामान्य सिद्धांत। मतलब जो अच्छे राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उन्होंने जो स्वीकृति विधि को बनाया है अपने अपने अकॉर्डिंग, जो उन्होंने स्वीकृति द्वारा कुछ नियम बनाए हैं वो। चलिए अब देखते हैं संधिया या अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय सम्मेलन किसे होते हैं। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में निर्णय देगा। अनुच्छेद 38 इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखा। मतलब कि सबसे पहले जो स्रोत सबसे पहले स्थान प्राप्त पर आएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या के बारे में निर्णय दिया है वही मान्य होगा। उसके बाद में है संधियों के प्रकार। संधियां हम पहले बता चुके हैं, संधि के शॉर्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया है संधि किसे कहते हैं, तो वहां से जाकर के आप संधि पढ़ सकते हैं। ठीक है, संधियों के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय संधियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 विधि निर्मात्री संधियां और संविदा संधियां। अब विधि निर्मात्री जो संधियां होती हैं वो किसे कहते हैं। स्टार्क के मतानुसार विधि निर्मात्री संधियां करने वाली संधि के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में विधि निर्मात्री संधियों का विकास बड़ी तेजी के साथ हुआ। इसका कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बदलती हुई परिस्थितियों में प्रथा अनुचित सिद्ध हो रही थी। अतः राज्यों ने परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को संधियों द्वारा नियमित करना ही बेहतर समझा।
मतलब कि रिस्टार के मतानुसार ये था कि निर्मात्री जो संध्या करने वाली संधि के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। ये तो हम सभी को पता है, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि हैं उसके जो निर्माण करने वाली जो स्रोत हैं, निर्माण करने वाली जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जो विधि निर्मात्री, विधि को निर्माण करने वाली जो संधियाँ थी उनका विकास बहुत तेज़ी से हुआ। इसका कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र की बदलती हुई परिस्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का जो विस्तार हो रहा था, ठीक है, उसके जो वो पहली पुरानी जो प्रथाएं थी, वो जो नियम थे, वो जो स्रोत थे, वो क्या हो रहे थे, फेल हो जा रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि संधियों द्वारा नियंत्रित करना बेहतर होगा, बशर्ते कि हम पहले के जो स्रोत थे उनसे ही हम काम चला रहे हैं, ठीक है। बदलाव उसके बाद में क्या हुआ कि अतः राज्यों में परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को संधियों द्वारा नियंत्रित करना बेहतर समझा। विधि निर्मात्री संधियों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। जो विधि निर्मात्री संध्या थी, ठीक है, विधि निर्मात्री संधियों के अनुसार, ठीक है, बाद में उन जो समस्याएं आई उनको सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर समझा। अब इनके भी दो रूप हैं, क्या है, एक है सार्वभौमिक नंबर एक है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करने वाली संधियां। इनका सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राष्ट्र चार्टर ही है, नंबर एक। दूसरा, सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां। इन संधियों के अंतर्गत राज्य के आपसी करार आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं। विधि का निर्माण करने वाली संधियां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वही काम करती हैं जो राज्य विधि के क्षेत्र में विधायनी करती है, ठीक है। मतलब कि जो सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां है ना, ये संधियां जो इन संधियों के अंतर्गत राज्य के आपसी करार आते हैं। मतलब कि इनके अंदर राज्य के आपसी, मतलब कि अपने जो वो होंगे करार होंगे कि जैसे कि भाई एक करार है, संधि उन्होंने किया खाद्य पूर्ति पर, ठीक है। एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, खाद्य पूर्ति पर उन्होंने अपनी संधि की। उन्होंने संधि की कि भाई हमारे यहाँ पर जो है वो ऑयल बहुत है, ठीक है, और इनके यहाँ पर जो है वो अनाज बहुत है, अनाज बहुत है। तो अब इन्होंने कहा कि हम संधि कर लेते हैं कि तुम अनाज को तो हमारे पास में भेज दो और हम ऑयल को तुम्हारे पास में भेज दें। तुम भी इस पर 5% का टैक्स लगाना और हम भी इस पर 5% का टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपसी संधि होती थी। इनमें और देशों से ये अब दूसरे देशों को ये कितने टैक्स पर भेज रहा है इनकी अलग बात है, यही दूसरे देश को इसको कितने टैक्स पर भेज रहा है वो इनकी अलग प्रक्रिया है। आपसी प्रक्रिया ये है कि यहाँ पर अपना इस तरह से वो काम निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, विधि का निर्माण करने वाली संधियां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वही काम करते हैं जो राज्य विधि के क्षेत्र में विधायी नहीं करती है। इस बात का आप ध्यान रखना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जो है, मतलब कि इंटरनेशनल जो लेवल है, वहाँ की जो संधियां हैं वो क्षेत्र में वही काम करती हैं जो राज्य विधि के क्षेत्र में विधायी नहीं करती है। हमारे जैसे राज्य के विधायक हैं, राज्य है, ठीक है, उसकी जो विधायी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या काम करेगी, वो इसी तरह से काम करेगी। लेकिन वहाँ पर तो कोई संसद, कोर्ट या कुछ वगैरह होती नहीं है, ठीक है। देखो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर है कंट्रीज, देश, एक देश, दो देश, 3, 4, 5, ये 5 कंट्री हैं, ठीक है, देश हैं ये देश, ठीक है दोस्तों। इस बात से आप ध्यान रखना, देश है। और 1, 2, 3, 4, 5 ये स्टेट है, ये स्टेट है। अब देखो इनका एक वो होता है, ठीक है, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है, न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है। इनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, ठीक है, जितनी भी इनमें क्या होंगे, समझौते होंगे, ठीक है, उनके बारे में कौन निर्धारित करेगा, विधायी नहीं करेगी। लेकिन इनके ऊपर ना कोई संसद होती है, ना कोई संसद होती है, ना कोई विधायिका होती है। यहाँ पर होता है अंतर्राष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, जो संधियों के माध्यम से नियमों का विस्तारण करता है।
संधियों के माध्यम से नियमों का विस्तारण करता है। तो इन देशों से अगर इन्हें कुछ चीज़ समझ, इन लोगों को मतलब कि आपस में कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, किसी पर भी कोई चिंता करनी है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, जैसे कि अर्थ डे है, ठीक है, जैसे डे सेलिब्रेट होता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय अर्थ डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है, इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेट होता है। और एक होता है कि जो हमारे देश का है वो, अब जो इसमें के जो सम्मिलित होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सभी आपस में मिल करके ये जो विधायी नियम वो बता देगी कि इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ डे है वो कैसे सेलिब्रेट होगा, ठीक है, उसकी जो गाइडलाइंस है वो संधि द्वारा, जो संधि में मेंशन होगी उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट द्वारा जो पहली प्रथाएं हैं वो चलती आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सेलिब्रेट होगा कि भाई चलो हर एक एक पेड़ लगाए, तो वो कौन करेगा, विधायिनी। और विधायिनी को फॉलो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। वो करेगा चलो भाई इस बार अर्थ डे पर सभी को हर किसी को एक एक पेड़ लगाना, जैसे अभी आया था ना एक प्रक्रिया होती कि हर घर तिरंगा, इस तरह से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये बड़े लेवल में होता है, बस इतना सा अंतर है दोनों में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब है प्रोफेसर लियो ग्रास के मतानुसार संधि प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय विधि के सार्वभौमिक बनाने का एक अच्छा और उपयोगी साधन है, किंतु वास्तव में कोई भी संधि तभी सार्वभौमिक सिद्धांत प्रतिपादित करती है जब इसे आवश्यक राज्यों द्वारा समर्थन प्राप्त हो। मतलब कोई भी संधि बनाई गई, अगर वो संधि तभी आगे बढ़ पाएगी, तभी वो कारगर सिद्ध होगी जब और जिनके लिए वो संधि बनाई गई है वो लोग भी उस पर मान ले। संधि भौतिक से, देखो मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ। एक चिट्ठा होता है, इसमें कुछ शर्तें लिखी होती है, 3 4 5 6 नियम बनाए जाते हैं, भाई हमें ऐसे ऐसे काम करना है। एक स्टेट ने कह दिया चलो भाई हम इसको फॉलो कर लेंगे, दूसरे स्टेट ने कह दिया हम भी फॉलो कर लेंगे, तीसरे ने कह दिया हम भी फॉलो कर लेंगे, चौथे ने कह दिया हम भी फॉलो कर लेंगे। अब इन चारों ने इस संधि को मान्य कर दिया, तो ये चारों की शक्ति बन गई। अब इसी के अनुसार ये काम करेंगे, ठीक है। यही संधि होती है इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पर भी ऐसे ही वर्क कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, वास्तव में तभी कारगर है जो सबके सब इससे सपोर्ट करें। ऐसे नहीं कोई एक ही सपोर्ट कर रहा है बाकी सपोर्ट नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए उदाहरण, यदि किसी विधि निर्मात्री संधि को रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन का समर्थन नहीं मिलता तो वह बाध्यकारी सामान्य नियम प्रतिपादित नहीं कर सकती। समझ में आ गया। मतलब कोई संधि ऊपर बनाई गई और अगर बनाई गई और उसको और देश फॉलो नहीं करते तो उसका कोई भी मतलब महत्व नहीं रह जाता। अब दूसरा है संविदा संधि। संविदा संधियां 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच होती हैं। 2 उनके प्रावधान उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं जो उनके पक्ष होते हैं, और संविदा संधियां संबंधित राज्य पर ही बाध्यकारी होती हैं। अन्य राज्यों पर संविदा के पक्ष नहीं होते, उनका कोई प्रभाव नहीं होता, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के ये स्रोत है। मतलब कि जो संविदा संधि होती है 2 ही देशों के बीच में होती है, 1-2 देशों के बीच में, और किसी के ऊपर ये लागू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उसकी सोर्स है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेविनी का मत है, ठीक है। सेविनी विधि शास्त्री बहुत तकड़े हैं भाई। सेविनी का मत है कि रीति रिवाज या प्रथाओं द्वारा ही सबसे पहले विधि का जन्म हुआ था, अतः इसको अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी प्रमुख स्रोत मानना चाहिए। स्टार के अनुसार मतलब इन्होंने कहा था कि जो सबसे पहले देखो इन्होंने नेचुरल लॉ को फॉलो किया था। सेविनी ने नेचुरल लॉ को फॉलो किया था। ये आपने अगर LLB फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो नेचुरल लॉ को फॉलो किया था सेविनी। इन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में जब से जीवन है, ठीक है, तब से कुछ रीति रिवाज, कुछ प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं, और वो ही मेन सोर्स हैं विधि के, वो ही आगे जाकर के कानून बन गए। स्टार के अनुसार चलन प्रथा की आरंभिक स्थिति है, जहां चलन समाप्त होता है वहां प्रथा आरंभ होती है। चलन एक अंतर्राष्ट्रीय आदत कही जा सकती है जिसे पूर्ण रूप से विधि माना गया। चलन आपस में विरोधी हो जा सकती है किंतु प्रथा सदैव संगत होती है। चलन और प्रथा बताना, देखो जैसे कि अभी चलन है, ठीक है, चलन था, प्रथा थी जो मुस्लिम लड़कियों में हिजाब है प्रथा, समझ में आया। और अभी एक और चल रहा है कोरोना की वजह से मास्क। दोस्तों बात समझना दोनों में क्या अंतर है।
ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ प्रथा, और ये है चलन, मास्क। अभी क्या किया है कि कुछ लड़के हैं, वो कुछ लड़कियां हैं, वो कोरोना जाने के बाद भी मास्क उन्होंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो ये चलन है, लड़कियों को ऐसा लगता है कि उनको मास्क पहन करके अपने चेहरे को ढक लेती हैं, उनकी सुंदरता बरकरार रहती है, ठीक है, और वो सुंदर ही दिखती हैं। लेकिन लड़कों पर इसका कोई असर नहीं होता, वो भैया मास्क नहीं पहनना प्रीफर करते। अब बात चल रही है इसकी हिजाब की। हिजाब एक प्रथा है, मास्क एक चलन है, हिजाब एक प्रथा है। जब मास्क खत्म हो गया तो जिन लड़कियों, अब अगर समझो कि मास्क बैन कर दिया, तो जो लड़कियां मास्क पहनने के वो करते हैं, वो क्या करेंगी, फिर हिजाब चालू हो जाएगा, ठीक है। ये तो मुस्लिम पक्ष में, लेकिन सभी तो आज मास्क पहन रहे हैं। तो इस तरह से ये हिजाब जो है वो पहले से चली आ रही एक प्रथा है, और ये अभी का चलन है। समझ में आ गया? चलिए, प्रथा का विकास और महत्व देखते हैं। प्रथा का विकास और महत्व। प्रथा संबंधी अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास निम्नलिखित 3 विशेष अवस्थाओं में हुआ। नंबर 1, राज्यों के राजनीतिक संबंधों से, मतलब कि कैसे बनी प्रथा का विकास, राज्यों के राजनयिक संबंध। दूसरा, राज्य विधि राज्यों के न्यायालयों के निर्णय तथा राज्यों के सैनिक और प्रशासनिक। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के व्यवहार या अभ्यास। अब है सबसे पहले के न्यायिक निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 33 के अनुसार विधि के नियमों को तय करने के लिए न्यायाधिकरणों के न्यायिक निर्णय सहायक स्रोतों के रूप में माने जाते हैं। राष्ट्रों के न्यायालयों के न्यायिक फैसले निम्न प्रकार से विधि के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब कि न्यायिक निर्णय जो पहले से जो निर्णय हो चुके हैं, देखो अभी भी अगर आप कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, कोर्ट में जाते हैं और कोई केस हो जाता है तो हम योर ऑनर से कहते हैं योर ऑनर इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा केस भी था जो 2010 में हुआ था, रुचिका बनाम कीर्तिका। इस तरह से हम एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि वो निर्णय पहले हो रहे होते हैं, तो उन्हीं सोर्स से लेकर के नई विधि बनाई जाती है। समझ में आ गया? चलिए, अब निर्णय होने वाले देश में, अब क्या है कि निर्णय होने वाले देश में राष्ट्रों की विधि के विषय पर उन निर्णयों को अधिकृत रूप से बाध्यता प्रदान हो जाती है। मतलब कि निर्णय जो जिस देश से जो ले रहा है उसने एक निर्णय ले लिया, पहले से निर्णय लिया था, अब उसको देख करके और भी निर्णय होते रहेंगे, और वही निर्णय क्या बन जाएगा, वो निर्णय क्या हो जाएगा, बाध्यकारी हो जाएगा, और वो नेचुरल उसमें आ जाएगा, सोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे है, ऐसे निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथागत सीधे सहायक होते हैं। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी यही चीज़ें देखी जाती हैं। जब किसी समस्या का सुधार कर रहे होते हैं तो एग्जाम्पल ढूंढे जाते, उसके अकॉर्डिंग देखी जाता है कि ऐसा कभी हुआ था, और हुआ था तो वहाँ पर क्या निर्णय हुआ था, जो पहले निर्णय हुआ था उसी प्रथा के अकॉर्डिंग, जो पुराना चलन था उसी के अकॉर्डिंग आगे भी फैसले कर दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब है न्यायविदों के ग्रंथ। दूसरा सोर्स क्या है, न्यायविदों के ग्रंथ। विभिन्न विधि शास्त्रियों की रचनाओं और समीक्षाओं द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है। ग्रेशियस बैटल तथा सोरेज आदि विद्वानों के ग्रंथों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यायाधीश ग्रे के अनुसार, जहाँ कोई संधि न हो और न ही व्यवसायिकी कार्यों तथा न्यायिक निर्णयों के लिए कोई कार्यपालिका हो, वहाँ सभ्य देशों की प्रथाओं और रीति रिवाजों को और उन विधिवेत्ताओं और समीक्षकों के कार्य को हो जिनमें उन्होंने वर्षों के अनुसंधान और अनुभवों के आधार पर उस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त की हो, साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। मतलब न्यायाधीश के अनुसार उन्होंने कहा है भैया कि किसी देश में कोई समस्या चल रही थी, उस समस्या का निवारण करने हेतु, ठीक है, कुछ लोगों ने उस पर सर्च किया, रिसर्च की, ठीक है, तो अब जो उनके जो अनुसंधान उन्होंने किया, ठीक है, उन्होंने जो फैक्ट निकाले, उन फैक्ट के अकॉर्डिंग ही जो नए रूल हैं, जो नई विधि है, जो वो है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, उनको साक्ष्य के रूप में भी माना जाएगा। देखो, जैसे कि कोई ऐसा साक्ष्य था, जैसे 2011 में जनगणना हुई थी, ठीक है, उसमें कहा गया था तकरीबन हमारे देश की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो 1.25 लाख है। तो अब जहाँ भी एग्जाम्पल लगता है या फिर कोई भी अगर ऐसा कंडीशन चलती है, सरकारी नियम द्वारा कोई भी एक ऐसी वो आती है, स्कीम बनती है, ठीक है, जैसे कि पहले उसमें बताया था, वो बन गई सोर्स के 2011 में जनगणना हुई थी, तो वहाँ पर सोर्स बन गई कि 1.25 लाख भारत की जनसंख्या है। अब नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो वो कहा था अमृत महोत्सव, ठीक है, उन पे क्या किया गया था,
कि उन्होंने हर घर झंडे के लिए कहा था, तो अब वो क्या करेंगे, वो ये सोर्स को देखेंगे कि उस समय कितने लोग थे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो झंडा प्रोवाइड करेंगे। ये सोर्स है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि जब से लेकर के अब तक जो सर्च चलती आ रही है उनके भी तो कोई नतीजे होंगे, वो भी तो किसी नतीजे पर पहुंचे होंगे, तो उनको भी सोर्स में रखा जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य से। 5वां, राज्यों का आपसी संबंध बनाए रखने के लिए कुछ नियम और प्रभावों का पालन करना पड़ता है और साथ ही सौजन्य बनाए रखने के लिए कुछ नियम भी मानने पड़ते हैं। सभी देश दूसरे देशों के राजदूतों को कुछ सुविधाएं देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य है, ध्यान रखना, मतलब कि एक अगर देश है तो वो दूसरे देशों के नियमों को थोड़ा देखे जाने और उनको मानना पड़ता है, दूसरा देश भी उसके नियमों को मानता है, ठीक है। और दूसरे देश के कुछ राजदूत हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के राजदूत दूसरे देशों में रहते हैं, ठीक है, और उनकी सुविधाएं भी हम प्रदान करते हैं। तो ओपेनहेम के अनुसार इसी मत को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई वर्तमान नियम पहले अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियम थे। कई नियम पहले थे, जैसे कि तर्क शक्ति। तर्क मानव मस्तिष्क द्वारा सोची जाने वाली सभी बातों से न होकर केवल न्यायिक तर्क से है। 1910 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन में एक वाद के निर्णय में एक न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि जहां कानून की स्पष्ट व्याख्या न मिले वहां तर्क से सामान्य सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या की जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि पुष्टि यह की जानी चाहिए कि जहां पर जो कोई भी लॉ है, जो नियम है, जो कोई भी नियम है, लॉ है, अगर वहां पर लिखित में पूरा न हो तो खुद से तर्क के आधार पर हम उसका फैसला कर सकते हैं। अब था अंतर्राष्ट्रीय राजपत्र। उसके बाद से राज्य के मध्य उत्पन्न होने वाले विभिन्न झगड़ों को सरकारी न्याय विशारदों द्वारा विधता और योग्यता के साथ राज्य पत्रों में प्रकट किया जाता है। इन पत्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधी बहुत से पत्रों का स्पष्टीकरण हो चुका है जो व्यवहार योग्य बन जाता है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय राजपत्र जब सम्मेलन होते हैं तो वहाँ पर कुछ, ठीक है, राजपत्र जाते हैं, मतलब कि अपने अपने शोध किए हुए पत्र। कुछ लोग होते हैं जो अपने अपने देश से शोध पत्र, जो अपने अपने देश का क्या करते हैं वहाँ पर जा करके, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, जो सम्मेलन होते हैं, तो जैसे भारत से कोई गया भारत का संबोधन करने के लिए, तो वहाँ पर अपने विचार रखेगा, ठीक है। उन विचारों को और किसी राज्य से आए हुए पत्रों को, लेटर्स को, उनको पढ़ा जाता है। अगर उनमें कोई अच्छी बात होती है, कारगर होती है, तो उस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वह योग्य व्यवहार बन जाती है, ठीक है दोस्तों। ये था अंतर्राष्ट्रीय राजपत्र। अब है नंबर 6, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति विधि के सामान्य सिद्धांत। सभ्य राष्ट्रों द्वारा विधि के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान के अनुच्छेद 38 में सभ्य राष्ट्रों स्वीकृति विधि के सामान्य सिद्धांतों को तीसरे क्रम में रखा गया है। उदाहरण पैक्टा सेंट सर्वेंडा, भूल से हुई क्षति का मुआवजा देने का सिद्धांत। कैसे? आत्मरक्षा का सिद्धांत, कोई व्यक्ति अपने ही मामले में खुद ही गवाही देने वाला नहीं हो सकता तथा निर्णय देने वाला व्यक्ति को दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय देना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों, मतलब कि कोई अगर व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने ही मामले में खुद की गवाही नहीं दे सकता, ना ही उसकी गवाही मान्य होगी। दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति है जब तक कोई फैसले पर नहीं जाएगा, जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुन लेगा, ठीक है। ये था क्या? पैक्टा सेंट सर्वेंटा एंड भूल हुई क्षति का मुआवजा देने का सिद्धांत। इसमें क्या था कि राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के संबंधित प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नंबर 1 है रंगबैकेन। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र राज्य बनाम स्कूपर। उसके बाद क्यूज के जलमार्ग में परिवर्तन संबंधी मामला। अब रेग बनाम केन क्या है ये देख लेते हैं। पेश किए गए मामले यह निर्णय दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न्यायालय साम्य और सद्भाव विषय के तर्क पर आधारित है जो तत्व समय के व्यवहार द्वारा स्वीकार किया गया है, ठीक है। इसमें यह फैसला हुआ था। दूसरा है आगे कि संयुक्त
राज्य बनाम स्कूनर में प्रस्तुतवाद में न्यायाधीश स्टोरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। समझ में आ गया। उसके बाद क्यूज के जलमार्ग में परिवर्तन संबंधी मामला था, उसमें क्या आया निष्कर्ष कि यह वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने राष्ट्रों की विधि के प्रचलित निर्णयों जैसे निर्णय विबंधन आदि का प्रयोग किया है। तो हर किसी कंडीशन में अलग अलग नए नए जो नियम थे, नए नए जो विचार आए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका तर्क के अनुसार थे, कुछ विधियों के अनुसार थे, कुछ व्यवहार के अनुसार थे, कुछ जो शोध थे उनके अनुसार थे, ठीक है, कुछ विचारों पर थे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो जो स्रोत थे विधि के वो बनते गए। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत का क्रम क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सर्वप्रथम यह देखता है कि संबंधित विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि है या नहीं। यदि संधि होती है तो न्यायालय का निर्णय उसी पर आधारित होता है। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं होती है तो न्यायालय उस पर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को लागू करता है। मतलब कि कोई समस्या आई कि एक कंट्री है और बी कंट्री है, ठीक है, पानी की यहाँ पर खपत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर कम हो रही है। तो अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब इस पर ये लोग इन पर इल्जाम लगा रहे हैं पानी तुम कम वेस्ट करो, ठीक है, ये कह रहे हैं कि तुम कम वेस्ट करो। तो अब क्या करेंगे, पहले ये मामला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो वहाँ की विधि सबसे पहले देखिए क्या इस बात के ऊपर इन दोनों के बीच में कोई संधि है। तो यहाँ पे देखा जाएगा, हाँ भाई संधि है। संधि के अकॉर्डिंग ये है कि दिन में, ठीक है, 1 लाख लीटर पानी ये यूज कर सकता है और 1 लाख लीटर पानी ये यूज कर सकता है, लेकिन ये तो अपने को कम कर रहा है, पानी को 80,000 यूज कर रहा है लीटर और ये कर रहा है 1,20,000, तो ये गड़बड़ हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग इनके नियम बनाएगा। लेकिन अगर संधि तक ही ये सीमित है तो वहाँ पर वो अपने जो भी नियम है प्रथा है उनको लागू नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ गया होगा तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें और जल्दी से पढ़ लें। अभी नेक्स्ट पेपर आने वाला है, नेक्स्ट डे, तो केवल 2 दिन है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए, उसका जवाब और आपका जो सोल्यूशन है इंस्टेंटली मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।